हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज हमारे सामने है यश धाबई, लेकिन अब इनका एक नया नामकरण हो चुका है और इनके नाम के साथ में जुड़ चुके हैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स, दैट इज़ CMA। जी हाँ, अब इनका नाम हो गया है CMA यश धाबई। और वो भी ऑर्डिनरीली इन्होंने पास नहीं करा है, इन्होंने अपना CMA पास करा है ऑल इंडिया रैंक 30 के साथ में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू यश। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो यश, जब रैंक जो लोग लेकर के आते हैं तो पहला मेरा सवाल आपसे यही है, क्या रैंक के लिए एक्सपेक्ट किया था क्या आपने कि रैंक आ जाएगी? सर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी रैंक के लिए, ऐसा मतलब स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी रैंक आएगी, बट एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए थे तब मुझे ये था कि हाँ पास तो मैं हो जाऊँगा, अच्छे मतलब पासिंग जितने मार्क्स मैंने आ सकते हैं। सर तो बेसिकली देखूँ तो वैसे तो रैंक, कोई भी रैंकर ऐसे नहीं बोलता है कि रैंक की एक्सपेक्टेशन थी, वो अचानक से ही जो है आ जाती है। बहुत ही कम ऐसे रैंकर होंगे जो ऐसे बोलते होंगे यस सर रैंक की एक्सपेक्टेशन थी और फिर रैंक भी आ गई। लास्ट टाइम मेरे को याद है कि ऑल इंडिया रैंक 1 पीयूष की थी, तो पीयूष का ज़रूर ऐसा कहना था कि सर मुझे पहले से पता था कि मेरी 2 या 1 में से कोई आएगी। तो इतना कॉन्फिडेंस बहुत ही कम लोगों में होता है और सडनली रैंक आती है तो लेकिन उसका एक मज़ा और एन्जॉयमेंट ही अलग होता है। जब रैंक आई थी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? सर सबके आंखों में आंसू थे। सब खुशी से इतने ज़्यादा झूम उठे थे कि हमारे घर में मतलब सीरियसली स्पीकिंग हमारे घर में ऐसा हाल हो गया था कि दिवाली आज ही है जिस दिन रिजल्ट है 23 अगस्त। जी बिल्कुल, क्योंकि एक रैंक लाना और वो भी ऐसे लेवल पर जाकर और प्रोफेशनल कोर्स में, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी अपने घर में ऐसी रिजल्ट वाली दिवाली मनाएं, अपना पूरा डेडिकेशन दे और मेहनत करें। और जो भी हमको यश बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, उसको ज़रूर से आप फॉलो करिएगा ताकि आपको हेल्प मिल पाए। यश, मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि जब कोई भी रैंक तो बात की चीज़ है, पहले हमको पढ़ाई करनी होती है, स्टडी करनी होती है। तो जब आप पढ़ाई करा करते थे अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी का प्लान करके, तो किस तरीके से आप स्टडी किया करते? तो बेसिकली जब स्टडी मेरा प्लान जो रहता था डेली का, सबसे पहले उठते ही साथ मेरा रहता था कि सबसे पहले मैं लॉ को अपना टाइम दूँ। सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट को करने से अच्छा रहता है कि एक मोटिवेशन मिलती है कि येस आई हैव क्लियर्ड अ पार्ट। फिर उसके बाद आगे के रेस्ट सब्जेक्ट्स, और अगर मेरी प्रेफरेंस से देखे जाए तो 4 सब्जेक्ट्स अ डे लेना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। अगर जो बोथ ग्रुप की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो उनको 4 सब्जेक्ट्स के साथ ही प्रिपरेशन करनी चाहिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना चाहिए। मेरा ये था कि मुझे एक टाइम पीरियड मेरा फिक्स कर लिया था मैंने कि इस मंथ के एंड तक मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो ये था कि वो मोस्टली उस मंथ के एंड तक कंप्लीट नहीं भी होते थे तो 1-2 दिन आगे तक वो कंप्लीट हो जाते थे। तो ये रहता था कि चलो एक प्लान कंप्लीट होता जाए तो एक छोटी छोटी अचीवमेंट मिलती रहती थी। तो ये है कि आप सबसे पहले एक प्लान के साथ मेरी ये प्रिपरेशन रहती थी सर। अच्छा, ये 4 सब्जेक्ट जो थी, एक चीज़ तो मुझे ये समझ के आपने रोड मैप बना लिया था, रिटर्न में आपने पूरा प्लान उसको आप फॉलो करते थे और अकॉर्डिंगली चलते थे। तो पहली बात तो ये सीखने वाली है स्टूडेंट्स के लिए कि माइंड में प्लान मत बनाओ, रिटर्न बनाओ और उसको फॉलो करो। 4 सब्जेक्ट के बारे में आपने बताया, तो ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते थे आप? सर मेजरली ऐसा होता था 2 सब्जेक्ट 3rd ग्रुप के और 2 सब्जेक्ट 4th ग्रुप के। और इसमें रहता था अगर मैं लॉ के साथ SFM कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा 3rd ग्रुप में या तो मैं SPM BV कर लूँ या फिर IDT कर लूँ। तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि आप 2 टफ सब्जेक्ट, 2 इजी छोटे सब्जेक्ट लिया करते थे और अकॉर्डिंगली आप फिर प्लान किया करते थे। ठीक है। तो अब अपन यश थोड़ी सी बात करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट की जर्नी पे करते हैं, और फिर अपन एक बात करेंगे जो इंटरमीडिएट क्लियर करके फाइनल की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फाउंडेशन क्लियर करते हैं, क्योंकि आपने अभी फाउंडेशन भी क्लियर किया, इंटरमीडिएट भी, फाइनल भी, और अब कैंपस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपने सारे फेजेस को देख रखा है। तो अब बात ये आती है, कई बच्चे हमारे जो हैं वो फाउंडेशन, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने दिसंबर में क्लियर किया और अब वो जनवरी में उसका रिजल्ट आ जाता है। अब उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो जून का अटेम्प्ट दे या वो दिसंबर का अटेम्प्ट दे। तो आप ऐसे बच्चों को क्या रिकमेंडेशन करेंगे कि उनको जून का अटेम्प्ट देना चाहिए कि दिसंबर का अटेम्प्ट देना चाहिए? सर जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर का अटेम्प्ट देने के बाद रिजल्ट आते आते जनवरी लास्ट वीक या फरवरी तक हो जाता है, आ जाता है इतना। फिर उसके बाद क्या, जून के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम कम बचता है, 3 to 4 मंथ्स ही रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो प्रेफरेबल ये रहता है कि आप बोथ ग्रुप दीजिए और एक अपना अच्छा खासा टाइम लेके प्रिपरेशन कंप्लीट करके, रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज करके उसके बाद ही आप अपीयर हुई। तो उससे आपके एक सेल्फ मोटिवेटेड आप रहोगे कि हाँ मैंने तैयारी की है तो मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। बिल्कुल, ये रहता है सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यश का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप अपने सेल्फ मोटिवेटेड होते हुए या पूरी प्रिपरेशन के साथ जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं।
तो जब आप जून में अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कहूँगा, तो इसलिए आप पूरी अपनी क्लासेस लेकर के प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट के बाद ही अपने फाइनल एग्जाम, अपने इंटरमीडिएट एग्जाम को अपीयर करें। चलिए अब इसके बाद अपन बात करते हैं यश कि जब आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाइड किया, फिर उसके बाद आपने अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस को आपने फेस किया, और आर्टिकलशिप के दौरान आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, या आर्टिकलशिप के बाद जब आपने प्रॉपर फाइनल की तैयारी शुरू करी तो कितने टाइम में आपने अपनी फाइनल की तैयारी को कंप्लीट किया, प्लस उसके कंप्लीट होने के बाद आपने रिवीजन्स फाइनल का स्पेसिफिक कितने टाइम्स किया, और फिर आपने अपनी टेस्ट सीरीज़ का क्या आपका रोल रहा, इस सारी बातों पर एक बार अपन बात करते हैं। यस सर बेसिकली जब मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था उसके बाद ही मैंने सडनली उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद ही तुरंत मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली थी। 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप मैंने कंप्लीट की है पूरी, 9 to 5 जॉब जैसे होता है ऑफिस में जाके। तो ये था कि मैंने शुरू में फॉर्म से आर्टिकलशिप की थी, फिर उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की। तो उस बीच टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता था, बट मैं ट्राई करता था कि खुद से जितना ज़्यादा हो सके सुबह या तो अगर टाइम मिल रहा है या फिर आर्टिकल से ऑफिस के बाद आने के बाद जितना मुझे टाइम मिल सके मैं उतना अपने पढ़ाई को दूं, ताकि क्या होता पढ़ाई छूटे ना साथ में। फिर उसके बाद जब आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने December 23 वाज द नियरेस्ट अटेम्प्ट, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद ये था कि ग्रुप 3 ही मुझे अपीयर करना है, बट ग्रुप 3 क्लियर नहीं हुआ। पर एग्ज़ाम के बाद ही मैंने, जब December 23 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही मैंने ग्रुप 4 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। एग्ज़ाम रिज़ल्ट का वेट नहीं किया था मैंने। तो फिर उसके बाद अगर ये किया था, उसकी वजह से मेरे पास लास्ट में 3 मंथ बच गए थे अपने रिविजन्स के लिए, और उन 3 मंथ्स में मैंने रिवीजन जो किया वो 2 टाइम्स तो सेल्फ स्टडी से रिवीजन किया। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ अपीयर हुआ, तो टेस्ट सीरीज़ का मेरे जो AIR था, मोस्टली AIR पास, तो अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो टेस्ट सीरीज़ में एक वो 4 चांद लगा देती है आपके प्रिपरेशन में। तो मेरी प्रिपरेशन में भी मुझे कमियां जहां थी मुझे पता चली टेस्ट सीरीज़ से कि मैं इस टॉपिक्स में लैग कर रहा हूं, तो मुझे इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये था सर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक जो मैं क्रक्स बात बोल देता हूँ, जो इन्होंने बात कही अभी, कि आर्टिकलशिप जब आप करते हैं तो आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट के बाद जब आप फेस करते हैं तो उसमें आप पढ़ाई से जुड़े रहना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकलशिप मान लीजिए 1 साल की करिए आप पढ़ाई से दूर हो गए तो फिर वो वापस आने में आपको समय लग जाता है। तो ये आर्टिकलशिप के साथ अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट करके कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन और टेस्ट सीरीज प्रॉपर दी, फिर उसके बाद ये रिजल्ट जो है उनको देखने को मिला है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आर्टिकलशिप के साथ में पढ़ाई करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको मैनेज भी कर पाते हैं, वो रिकॉर्डेड मोड पर जाते हैं और वो 2 क्लासेस करके या 1 क्लासेस करके कंप्लीट करते हैं। पहला रास्ता तो आप लोगों के पास में यही है कि आप इस तरीके से कंप्लीट करें। अगर कोई लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड पे ना जाके ऑफलाइन लेना चाहता है यहाँ आकर के, तो उनके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी बना रखा है, जिसमें एक ट्रेनिंग की क्लासेस सेपरेटली लगाई जाती है, जिसमें वो सारे वर्क्स, चाहे वो एक्सेल हो गया, चाहे वो टैली हो गया, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो गया और GST से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो सारी सब कुछ उसमें सिखाई जाती है और फिर सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है। मतलब वो एक्चुअल में वर्क सीखते हैं, वो चाहे तो उस मोड पर भी जा सकते हैं और खुद ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप कंप्लीटली 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करें अपनी पूरी, देन उसके बाद में जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करें। बट ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग और कंप्लीट स्टडी दोनों साथ में नहीं हो सकती, उसके बाद में आपको टाइम डेडिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग के साथ ही स्टडी कर ली। मैं काफ़ी सारे लोग देखता हूँ जो ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ते हैं, 15 डेज़ 1 मंथ की लीव लेते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा फेलियर रेशियो में उन्हीं लोगों में देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली रिविजन्स को टाइम नहीं दिया, उन्होंने प्रॉपरली टेस्ट सीरीज़ को टाइम नहीं दिया। तो ये इश्यूज़ उन लोगों के अंदर आ सकते हैं, तो इसका ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। चलिए यस, मूविंग अहेड, अब जब आप CMA बन ही गए हैं तो CMA बनने के बाद में क्या टारगेट्स रख रहे हैं लाइफ के अंदर? सर CMA बनने के बाद सबसे पहला तो यही था कि एक अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, अपनी एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ बनानी है और जितना अच्छा हो सके अपने प्रोफेशन के लिए ग्रो करना है सर। तो फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए एक अच्छी कंपनी भी चाहिए ही ऑब्वियसली। तो किस कंपनी का एम कर रहे हैं? सर एम तो PSU का ही है और कैंपस में देखते हैं कौन कौन सी PSU आएगी, उनमें जितना हो सके उतना अपनी तरफ से अप्लाई करूँगा। तो देखिए, कंपनी हम हमारी तरफ से टारगेट रख के चलते हैं, बट एक बात मैं अभी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूँ। कई लास्ट टाइम आपने देखा होगा AIR 1 का पैकेज 12.5 लाख रुपीज़ ही था और दैट वाज द हाईएस्ट पैकेज, उससे ऊपर कोई कंपनी थी ही नहीं। तो क्या इसमें इंस्टीट्यूट की गलती है, क्या उसमें हमारी गलती है CPP की? कई लोग बोलते हैं CPP से 12.5 लाख ही क्यों लगा। देखिए, हम आपको ट्रेनिंग देके वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब कंपनी लाना ICMI के हाथ में है और ICMI से भी ज़्यादा कंपनी के हाथ में, उनको आना है कि नहीं आना है।
तो ये आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अगर कंपनी 18 लाख की आएगी तो 18 लाख का पैकेज लगेगा, 22 की आ रही है तो 22 का भी लगा है। नॉन रैंकर थे संयम और श्रेया, उनके 22 लाख भी लगे क्योंकि उनके सब कुछ अच्छा था, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका पैकेज क्या लगेगा, ये हालांकि किसी के हाथ में नहीं है, कौन सी कंपनी आती है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सर किस लोकेशन पर अच्छी कंपनी आती है, ये भी कोई फिक्स नहीं है। आप देखेंगे पिछले 6 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट का आप ट्रेंड निकालिए, आप देखेंगे कभी कहीं पर ज़्यादा है, कभी कहीं पर ज़्यादा है, ऐसा है। और कहीं पर ज़्यादा ही कंपनी एक्सेस, तो फिर वहाँ पर ये भी देखिए कि नंबर ऑफ CMAs कितने हैं। तो पर CMA कंपनीज या रेशियो आप देखेंगे तो वो भी बहुत मैटर करता है। कहीं पर आपको बहुत एक्सेस कंपनी लग रही है, लाइक चेन्नई में आपको बहुत ज़्यादा कंपनी लग रही है, बट एज़ कम्पेयर टू मुंबई एंड दिल्ली वहाँ पर 2.5 और 3 टाइम्स नंबर ऑफ CMAs होते हैं। उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो भी लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से प्लेसमेंट करें या क्या करें, उसमें इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा मैटर होता है। अब यश फैमिली वाइज अगर मैं पूछूं तो फैमिली में क्या है, CMA कुछ जानते हैं अभी या पहले ऐसे वो भी पूछा करते थे CMA क्या होता है? सर मेरी फैमिली से कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड में नहीं है, ऑल्दो माई फादर इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, बट अकाउंट्स की फील्ड में CA CMA की फील्ड में कहीं तो मेरी फैमिली से तो कोई नहीं था। एक मेरे स्कूल टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था, लुकिंग आफ्टर माय अकाउंट्स एंड सब्जेक्ट में कितना क्लैरिटी है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको CMA करना चाहिए। तो उसके थ्रू मैंने CMA पे फिर रिसर्च की, फिर उसके बाद मैंने CMA की। और मैंने जब पापा को बताया तो माय फादर इज़ लाइक कि ये कौन सा कोर्स है। देन उनको मैंने समझाया कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स है, अच्छा कोर्स है, फ्यूचर अच्छा है, सर अच्छा कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने भी रिसर्च की थी, वो भी मैंने उनको समझाई। फिर उसके बाद माय फादर वाज लाइक कि ठीक है, हाँ इसके बाद आप कर सकते हो आप। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके फादर ने उसे अंडरस्टैंड किया और कोर्स परस्यू करने दिया, और टीचर ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। और इनके करियर के अकॉर्डिंग भी देखिए कि ऐसा कोर्स इन्होंने चूज़ करा जिसमें आज ये कंप्लीटली बन गए हैं CMA और एक ऑल इंडिया रैंक रख करके बैठे हैं। तो ऑब्वियसली टीचर के सजेशन भी इनके लिए अच्छा साबित हुआ और फादर ने जो सपोर्ट करा वो भी अच्छा है। इवन जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू को या जो भी टीचर्स देख रहे हैं, तो ज़रूर से बच्चों को सजेस्ट करिए CMA कोर्स के बारे में। एक अच्छा कोर्स है, अच्छे इसमें प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं, टाइम आपका कम लगता है, तो हर तरीके से कोर्स जो है बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन हर कोर्स में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे सर इनका प्लेसमेंट कम क्यों हुआ, इनका पैकेज कम क्यों लगा। देखिए बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कि आप में कितना टैलेंट है उन चीज़ों पर भी। तो वो भी ध्यान रखिए कि वो चीज़ें भी मैटर करती है, साथ साथ में उन पर भी फोकस करना ही चाहिए आप लोगों को। चलिए यश आगे बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। शिवम सर आपका कोई सवाल है सच? तो आप जो भी फेलो फाउंडेशन इंटर फाइनल के आने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज ये भी रहेगा कि र्यूमर्स से बचो, जितना हो सके पॉजिटिवली रहो, अपने कोर्स पे पूरा फोकस करो, अपने कोर्स पे ध्यान दो, और जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनसे बचो। CMA इज़ रियली अ ग्रेट कोर्स, और जो कर रहा है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करे और साथ में एक स्टडी प्लान बना के करे। बस यही है सर। तो देखा आपने, जैसा कि यश ने बताया कि इनका टेक अवे देखूं और जो अलग चीज़ें देखूं जो इन्होंने बताई, तो एक इनके पास एक स्टडी प्लान था, वो पर्सनली मैं भी बनाता था और मेरी खुद की भी फाइनल में रैंक आई थी, और मैंने भी ऑन पेपर रिटर्न में हर एक चैप्टर का प्लान बना करके पढ़ाई करी थी। तो मैं भी आप लोगों को जो भी मुझसे एडवाइस मांगता है तो मैं बोलता हूँ कि इसी तरीके का एक प्लान बना करके चलिए रिटर्न में, आप लोगों के लिए आगे जा करके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ये चीज़ें रहती है। इसके अलावा इनसे पता चला कि इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, रेगुलरली पढ़ते रहे और साथ साथ में एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ते रहे कि मुझे कब कोर्स कंप्लीट करना है, ये इनको पहले से पता था। उसी टाइम पीरियड में विद इन इन्होंने कोर्स कंप्लीट करा, प्रॉपरली 2 टाइम रिवीजन करा। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने टेस्ट सीरीज दी, जिससे इनको पहले ही पता चल गया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या मेरा क्या स्टैंडर्ड है या मैं किस लेवल तक पहुँच पा रहा हूँ। और इवन 3rd ग्रुप में अटेम्प्ट लगने के बाद किया। काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो मेरा अटेम्प्ट लग गया, मुझे एक ही ग्रुप देना चाहिए, या फिर मुझे क्यों ना दूसरा ग्रुप ट्राई करूँ, ये वाला ग्रुप नहीं हो रहा है। बट इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इवन उस ग्रुप को भी और दूसरे ग्रुप को भी साथ में लेकर के इन्होंने कंप्लीट कर लिया। और इनका तो लक बोथ ग्रुप में वैसे भी अच्छा रहा है, तो इन्होंने बोथ ग्रुप वैसे भी कंप्लीट कर लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।